नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर जो 15 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। यह जो प्रैक्टिस सेट आपका है एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक मैंने 14 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया है। ये हमारा 15वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रैक्टिस सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महाराष्ट्र का पठार निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है महाराष्ट्र का पठार निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, महाराष्ट्र का पठार इसमें से हम किसे कहते हैं, तो लावा का पठार। लावा का पठार ही महाराष्ट्र का पठार कहलाता है। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं ऑप्शन बी वाला देख पा रहे हैं आप, रायलसीमा का पठार, यह किस एरिया में आपको मिलेगा रायलसीमा का पठार, तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो है इसकी लोकेशन है रायलसीमा के पठार की। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके अलावा मेवाड़ का पठार आपको कहाँ मिलेगा, तो मेवाड़ का जो पठार है इसकी लोकेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। मेवाड़ के पठार को मारवाड़ का पठार भी कहते हैं। इसको आप मेवाड़ भी कह सकते हैं और मारवाड़ भी कह सकते हैं। तो ये जो पठार है इसकी लोकेशन आपको मिलेगी दक्षिण पश्चिम राजस्थान में। दक्षिण पश्चिम राजस्थान में आपको यह मेवाड़ या मारवाड़ का पठार देखने को मिलेगा। वहीं काठियावाड़ का पठार आपको कहाँ मिलेगा, तो काठियावाड़ का जो पठार है यह गुजरात के काठियावाड़ में आपको देखने को मिलेगा। गुजरात के काठियावाड़ वाले एरिया में आपको यह काठियावाड़ का पठार देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका डेट से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के बारे में यहाँ पे पूछा गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस आपका प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 3 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिक्चर में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस आपका 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बताना है कि जो कैसिनी मिशन है इसका उद्देश्य क्या था। इसमें से निम्नलिखित में से किसके लिए यह जो कैसिनी मिशन था वह लॉन्च किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जवाब आप फटाक से दीजिए। कैसिनी मिशन का संबंध किससे था आपको बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कैसिनी मिशन किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था, तो आप याद देखिएगा शनि ग्रह से रिलेटेड था। आपका शनि ग्रह के अध्ययन के लिए जो है आपका कैसिनी मिशन लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो डी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, शनि ग्रह के अध्ययन के लिए। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो 2 MB होता है 2 मेगाबाइट होता है या किसके बराबर होता है, किसके समतुल्य होगा। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 248 किलोबाइट के या 2048 किलोबाइट के या 2000 किलोबाइट के या 512 बाइट्स के या 2000 बाइट्स के। इसका आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कि 1 MB जो होता है इसमें कितना किलोबाइट होता है। तो 1 MB में आपका 1024, 1 MB में कितना होता है, तो 1024 आपका किलोबाइट होता है। तो इसी प्रकार से आप 2 MB का निकाल सकते हैं। तो 2 MB में आपका कितना हो जाएगा, तो 2 MB में आपका 2048 किलोबाइट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो MB है, KB है, TB है, GB है, इसके मान कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे पूरी डिटेल मैंने आपके सामने लिखी हुई है जिसको आप देख सकते हैं। सारे यूनिट यहाँ पे लिखे गए हैं, उनका शॉर्ट फॉर्म में क्या उनको बोला जाता है, उनका यूनिट कितना होता है, वैल्यू कितना होता है, वह भी यहाँ पे लिखी गई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक बीट में आपका 0 या 1 बाइनरी वैल्यू होता है इसका, 1 बीट का। इसके अलावा 1 बाइट आपका 8 बिट्स के बराबर होता है, 1 बाइट आपका 8 बिट्स के बराबर होता है। वहीं 1 KB यानी कि 1 किलोबाइट आपका कितने के बराबर होता है, तो यह 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB आपका 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट आपका 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। वहीं 1 टेराबाइट आपका 1024 GB के बराबर होता है। वहीं 1 आपका PB यानी कि 1 पेटाबाइट आपका 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। वहीं 1 एक्साबाइट आपका 1024 पेटाबाइट के बराबर होता है। और एक जेटाबाइट आपका यानी कि 1 ZB यहाँ पे 1 ZB जो है आपका 1024 एक्साबाइट के बराबर होता है। वहीं 1 योटाबाइट यानी कि 1 YB आपका जो है
1024 जेट्टाबाइट के बराबर होता है। तो ये मान आप याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में ये मान पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने दिया गया है, आर्थिक आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। आपको बताना है कि जो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, इसकी जो घोषणा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो फटाक से इसका जवाब देने की कोशिश करिए कि जो आर्थिक आपातकाल है, जो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है, उसकी जो घोषणा है वह कौन करता है, किसके द्वारा आर्थिक आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो आइए हमारे देश में जितने प्रकार के भी आपातकाल हैं उनके बारे में आइए बात कर लेते हैं। उनसे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वहीं पे आपका इस प्रश्न का आंसर भी मिल जाएगा। तो हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। और कौन कौन सी ये 3 आपातकाल हैं, तो एक आपका नेशनल इमरजेंसी हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, एक आपका राष्ट्रपति शासन हो गया यानी कि स्टेट इमरजेंसी जिसको हम बोलते हैं, एक आपका तीसरा हो गया वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आपका जो राष्ट्रीय आपातकाल है, जो नेशनल इमरजेंसी है, यह आर्टिकल 352 के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है। यह किस आधार पर लगाया जाता है आपका नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल, तो यह युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया या सशस्त्र विद्रोह, इन 3 में से कोई भी कंडीशन अगर हमारे देश के सामने आती है तो उस आधार पर जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसमें एक पॉइंट ये वाला आप याद कर लीजिएगा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आर्टिकल 352 में आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित किया गया था। मैं आपको बता दूं 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान, उस नेशनल इमरजेंसी का मेन पॉइंट क्या था, आंतरिक अशांति। जो 1975 की इमरजेंसी लगाई गई थी, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, वह आंतरिक अशांति के आधार पर ही लगाया गया था। फिर 1 साल बाद 2 साल बाद यानी कि 77 में जब यह इमरजेंसी हटती है तो 1978 में संविधान संशोधन अधिनियम लाया जाता है 44वां, और उसी के अंतर्गत जो आंतरिक अशांति शब्द था जिसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, उस आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर एक नया शब्द लाया गया था, सशस्त्र विद्रोह। तो अब जो नेशनल इमरजेंसी है वह सशस्त्र विद्रोह शब्द के आधार पर लगाई जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में यह शब्द पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में निम्नलिखित में से किसके आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन दे देंगे, युद्ध दे देगा, बाह्य आक्रमण दे देगा, आंतरिक अशांति दे देगा और सशस्त्र विद्रोह दे देगा। तो आपको उसको पहचानना होगा कि इसमें से किसमें जो है किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी इमरजेंसी है जो आर्टिकल 356 में रखी गई वो है स्टेट इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रपति आपातकाल इसको हम बोलते हैं। यह आपके स्टेट में लगाया जाता है यानी किसी भी राज्य में लगाया जाता है, और यह जो नेशनल इमरजेंसी है पूरे देश में लगाई जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा आपका जो राष्ट्रपति शासन है जिसको हम स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, आर्टिकल 356 के आधार पर लगाया जाता है। इसके अलावा लास्ट में आपका हो जाएगा वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, या आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगाई जाती है। अभी तक आप याद रखिएगा, अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, अभी तक जो है हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अब बात आती है कि जो इमरजेंसी है, प्रश्न पे आते हैं हम, वित्तीय आपातकाल, इसकी घोषणा करने का अधिकार किसके पास है। तो इसकी जो घोषणा करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको विटामिन दिए गए हैं और एक तरफ उनका इंपॉर्टेंट स्रोत दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फटाक से इसका आंसर दीजिए आप। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। विटामिन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। विटामिन के का स्रोत होता है अल्फा, तो यह पहला आपका बिल्कुल सही दिया गया है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है कॉड, यकृत तेल, बिल्कुल सही है। विटामिन ई का मुख्य स्रोत होता है गन्ने का रस, जो कि गलत दिया गया यहाँ पे। इसके बाद विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है नींबू। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित था, लेकिन ऑप्शन जो सी वाला है यहाँ पे सुमेलित नहीं था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, और विटामिन ई का जो है मुख्य स्रोत क्या होता है।
इन 2 प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो इमरजेंसी के मैंने बारे में बताया आपको वही चीज़ सारी लिखी गई यहाँ पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शिशुनाग ने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिशुनाग जो है, इसके द्वारा शिशुनाग वंश की स्थापना की जाती है। आप याद देखिएगा, शिशुनाग के द्वारा जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की जाती है और इसने जो अपनी राजधानी को बनाया था वैशाली। किसको? तो वैशाली को जो है इसने अपनी राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। मेवाड़ को अंतिम रूप से मुगल साम्राज्य में मिलाने वाला शासक कौन था? यानी कि जो मेवाड़ राज्य था इसको अंतिम रूप से मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया था? तो मेवाड़ को अंतिम रूप से मुगल साम्राज्य में मिलाने का जो श्रेय है यह शाहजहां को, यहाँ पे जहांगीर को जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जहांगीर ने अंतिम रूप से जो है मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जहांगीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको उस नदी का नाम बताना है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? इसका जवाब आपको बताना है। तो विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो इसमें से आपकी जो कांगो नदी है, कांगो को हम जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं, कांगो, या इसको आप जायरे भी कह सकते हैं। तो यह जो नदी है यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं जो ऑप्शन ए वाली नदी आप देख पा रहे हैं लिम्पोपो, तो लिम्पोपो नदी जो है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी जो है 2 बार काटती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, या कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, या मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो मैंने आपको बताया अभी लिम्पोपो नदी जो है आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को, और कांगो या जिसको हम जायरे नदी भी बोलते हैं यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। वहीं आपकी जो कांगो नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कहाँ पर जाके गिरती है? तो कांगो नदी आपकी जाकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। वहीं लिम्पोपो नदी जो आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है यह जाकर मापुतो की खाड़ी में, मापुतो की खाड़ी में गिर जाती है। ये चारों नदियाँ जो आपके सामने लिखी गई है, चारों नदियाँ आपकी अफ्रीका महाद्वीप की इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। उस वायसराय का नाम आपको बताना है जिसके शासनकाल में पुणे में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किस वायसराय के शासनकाल में जो है पुणे में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? इसका जवाब आपको देना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह वायसराय कौन था? तो इस वायसराय का क्या नाम हो जाएगा? आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, और यहाँ पे ऑप्शन आपका बी वाला यानी कि चेम्सफोर्ड होगा। यहाँ पे चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में जो है 1916 में जो है चेम्सफोर्ड के शासनकाल में जो है पुणे में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। अगला प्रश्न आपके सामने है, उस नदी का आपको नाम बताना है जिस पर तुलबुल परियोजना अवस्थित है। तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है आपको बताना है। तो जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगी यह तुलबुल परियोजना, और यह झेलम नदी पर अवस्थित है। कहाँ पर? तो झेलम नदी पर। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, झेलम नदी पर। भारत का दूसरा सर्वाधिक सबसे लंबी तटरेखा यानी कि कोस्ट लाइन वाला राज्य कौन सा है आपको बताना है। यानी कि दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपको बताना है भारत में कौन सा है। मैंने इसके बारे में आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है, तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल 9 राज्य ऐसे हैं हमारे जिनकी तटरेखा है। आप याद रखिएगा, टोटल हमारे 9 राज्य हैं जिनकी तटरेखा है। आइए इनके बारे में बात करते हैं। 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो आपका है गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद आपका कर्नाटक हो गया, कर्नाटक के बाद आपका केरला हो गया, केरला के बाद आपका तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के बाद आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद आपका उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद आपका हो गया कौन सा राज्य? तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो ये आपके राज्य हैं जिनकी तटरेखा है। तो इन 9 राज्यों में से जो सबसे लंबी
तटरेखा वाला राज्य वो है गुजरात, यानी कि गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है भारत में। वहीं दूसरे नंबर पे हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है दूसरे नंबर पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की जो तटरेखा है दूसरी सर्वाधिक लंबी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा। गोवा जो है भारत का सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश के सभी नागरिकों के लिए कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। हमारा जो प्रियम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना है, हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के जस्टिस यानी कि कितने प्रकार की न्याय की बात करी गई है। तो प्रस्तावना, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि प्रस्तावना को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। प्रस्तावना एक ऐसा टॉपिक है पॉलिटी का जिससे एग्जाम में प्रश्न घुमा फिरा के पूछे ही जाते हैं। तो प्रस्तावना आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, दिमाग में घूमते रहनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगातार ही पूछे जाते हैं। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि न्याय, कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था करी गई है हमारी प्रस्तावना में। तो टोटल 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था हमारे प्रस्तावना में की गई है। कौन कौन से, एक तो आपका हो गया सामाजिक हो गया, दूसरा आर्थिक हो गया और तीसरा जो है राजनीतिक हो गया। ये 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था हमारे प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में करी गई है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था। यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है प्रस्तावना यानी कि हमारे प्रियम्बल में। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की संसद के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था। भारत की संसद के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वर्ष 2005 में। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी वाला दिया गया बिल्कुल सही दिया गया। वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है यह किस वर्ष में की गई थी। तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है, 1993 में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है वह की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पॉलिटी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह हमारे संविधान के भाग से रिलेटेड है कि किस भाग में क्या प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। यह टॉपिक एक ऐसा है जिससे प्रत्येक प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि यहाँ पे आपके ऑप्शन में 4 भाग दिए गए हैं, इनमें से कौन सा भाग ऐसा है जो निर्वाचन का प्रावधान करता है, यानी कि निर्वाचन से संबंधित है, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। तो कौन सा पार्ट है हमारे संविधान का जो निर्वाचन से रिलेटेड है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भाग 15। हमारे भारतीय संविधान का जो पार्ट 15 है, जो भाग 15 है, यह निर्वाचन से रिलेटेड है। किससे, तो निर्वाचन से, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा 1886 में भारत में पहला कार्यालय कहाँ पर खोला गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने 1886 ईस्वी में भारत में अपना पहला कार्यालय कहाँ पर खोला था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मद्रास के अड्यार नामक स्थान पर। याद रखिएगा, मद्रास में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है अड्यार। यहीं पे जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी ने 1886 ईस्वी में अपना पहला कार्यालय भारत में खोला था। तो ऑप्शन आपका जो ए वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसकी जो स्थापना कहाँ पर की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो आप याद रखिएगा 1885 ईस्वी में। कहाँ पर, किस वर्ष में, तो 1885 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। कहाँ पर, तो न्यूयॉर्क में 1885 ईस्वी में इसकी जो स्थापना है, सॉरी 1885 नहीं 75 में जो है इसकी स्थापना है कर्नल अलकाट। किसके द्वारा, तो कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा। तो इन 2 लोगों ने मिलकर जो है 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। ये 2 नाम आप याद कर लीजिएगा, कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावात्स्की। इन दोनों के द्वारा मिलकर ही न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी गई थी 1875 ईस्वी में। तो ये डेट और ये लोकेशन, ये इन 2 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं जिनके द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी गई थी। और इसके बाद 1886 में जो है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला कार्यालय खोला था। कहाँ पर, तो मद्रास के अड्यार नामक स्थान पर।
मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना है किस वर्ष में की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1884 में। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1884 में जो है मद्रास महाजन सभा की स्थापना करी गई थी। तो ऑप्शन जो आपका बी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इसकी स्थापना में इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे ये भी पूछा जा सकता है कि मद्रास महाजन सभा के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे। तो एक नाम आप याद देखिएगा, एम.वी. राघवाचारी एम.वी. राघवाचारी हो गए, और इसके बाद आपके हो गए कौन? तो जी सुब्रमण्यम हो गए, जी सुब्रमण्यम। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था पी आनंद चार्लू। तो पी आनंद चार्लू हो गए, जी सुब्रमण्यम हो गए और एम.वी. राघवाचारी। इन तीनों ने मिलकर जो है 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना करी थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1884 में। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कुछ इवेंट दिए गए हैं, कुछ घटनाएं दी गई हैं और उनका वर्ष दिया गया कि किस वर्ष में ये घटनाएं घटित हुई थी। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे गलत सुमेलित है। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह अप्रैल 1930 में स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल सही है। अप्रैल 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा तो जो है 1929 में की गई थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान जो है पूर्ण स्वराज या पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की जो है घोषणा की गई थी। इसके बाद पूना पैक्ट आपका हुआ था नवंबर 1932 में। तो यह आपका गलत दिया गया। यहाँ पे पूना पैक्ट नवंबर 1932 नहीं था, बल्कि यह 24 सितंबर 1932 में आपका पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था। इसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था मार्च 1931 में। तो इस प्रकार से ए, बी और डी आपका सुमेलित था, लेकिन पूना पैक्ट वाला यहाँ पे सुमेलित नहीं था। यहाँ पे नवंबर की जगह सितंबर होना चाहिए था। 24 सितंबर 1932 को जो है आपका पूना पैक्ट साइन किया गया था। लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाठी क्लब की जो स्थापना है यह किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है लाठी क्लब की स्थापना की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही मराठा और केसरी नामक दो इंपॉर्टेंट अखबार निकाले जाते थे। मराठा और केसरी नामक दो इंपॉर्टेंट जो अखबार थे, न्यूज़पेपर थे, निकाले जाते थे। इनके अलावा गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव, इन दोनों की शुरुआत भी जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही करी गई थी। तथा इनकी जो मृत्यु है कब होती है? तो जिस दिन आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है और इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको उस शासक का नाम बताना है जिसने शाहरुख नामक जो है चांदी का सिक्का चलवाया था। शाहरुख नामक जो चांदी का सिक्का था किस शासक के द्वारा चलवाया गया था? आपसे पूछा जा रहा है। फटाक से इसका आंसर दीजिए आप। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शाहरुख नामक जो चांदी का सिक्का था यह किसके द्वारा चलवाया गया था? तो यह चलवाया गया था बाबर के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबर के द्वारा जो है शाहरुख नामक जो है चांदी का सिक्का चलवाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, आपको उस शासक का नाम बताना है जिसका जो मकबरा है वह भारत के बाहर स्थित है। भारत के बाहर निम्नलिखित में से किसका मकबरा स्थित है? तो इसमें आपका बाबर का भी बाहर है और अकबर का, दोनों का ही बाबर का भी बाहर मकबरा है और आपका जहांगीर का भी जो है बाहर ही मकबरा है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका बी और सी दोनों सही हो जाएगा। इस हिसाब से बाबर का भी जो मकबरा है वह भारत के बाहर स्थित है और जहांगीर का भी मकबरा जो है भारत के बाहर स्थित है। अकबर का मकबरा आपको मिलेगा कहाँ पर? सिकंदरा में। सिकंदरा नामक जो जगह आपको मिलेगी आगरा में। तो यहीं पे जो है आपका अकबर का भी मकबरा मिलेगा वहीं। और यहाँ पे बाकी दो ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं यहाँ पे बाबर और जहांगीर, इनका जो मकबरा है यह भारत के बाहर अवस्थित है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बाबर का मकबरा आपको काबुल में मिलेगा और जहांगीर का मकबरा आपको लाहौर में मिलेगा और अकबर का जो मकबरा है वो आगरा के सिकंदरा में स्थित है। तो इसमें से बाबर और जहांगीर दोनों का मकबरा जो है भारत के बाहर स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको विदेशी यात्री दिए गए हैं और एक तरफ उनका देश दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं, ये बात करते हैं यहाँ पे। इब्न बतूता किस देश का था, तो मोरक्को का निवासी था। आप याद रखिएगा, मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता। अब्दुल रज्जाक कहाँ का रहने वाला था, अब्दुल रज्जाक जो है यह रहने वाला था फारस का, बिल्कुल सही है। नूनीज कहाँ का था, तो यह ब्रिटेन का था, जो कि बिल्कुल गलत है। नूनीज जो है ब्रिटेन का रहने वाला नहीं था। इसके अलावा मार्को पोलो जो है इटली का रहने वाला था। तो ये 4 इंपॉर्टेंट विदेश यात्री थे, इनके बारे में आपको याद रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो नूनीज था यह किस देश का विदेश यात्री था, किस देश का यह रहने वाला था। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं की जा सकती है, मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया है। किस आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है इसमें से किस आधार पर नहीं लगाया जा सकता है, तो आपका जो आंतरिक अशांति है इस आधार पर जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। वर्तमान में 3 कंडीशन है नेशनल इमरजेंसी को लगाने की। एक आपका युद्ध हो गया, दूसरा बाह्य आक्रमण हो गया और तीसरा आपका सशस्त्र विद्रोह हो गया। लेकिन आंतरिक अशांति के आधार पर जो है नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मेरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, आपको बताना है। मेरी हिल्स यानी कि मेरी की जो पहाड़ियाँ हैं किस राज्य में स्थित हैं, तो मेरी की पहाड़ियाँ आपको मिलेगी अरुणाचल प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी वाला, ऑप्शन आपका जो सी वाला यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य में आपको मेरी की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसमें से आपको बताना है कि जो कैरेटीन नामक प्रोटीन होता है यह निम्नलिखित में से कहाँ पर पाया जाता है, बाल में, नाखून में, सींगों में या ऊन में, इनमें से किसमें जो है कैरेटीन मिलता है। तो कैरेटीन जो इसमें चारों में देखने को मिलता है, कैरेटीन नामक जो प्रोटीन होता है चारों में आपको देखने को मिलेगा, बाल में भी, नाखून में भी, सींगों में भी और ऊन में भी। तो ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, इसमें से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, आपको बताना है। इसमें से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है, फटाक से आप आंसर बताइए। तो इसमें से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें से आपका जो C++ है यह कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर की भाषा है। पास्कल भी कंप्यूटर की भाषा है, फोर्ट्रान भी कंप्यूटर की भाषा, लेकिन विंडोज़ 98 जो है आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है, कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको इसका जवाब देना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ओम मीटर जो है यह किसका एसआई मात्रक होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 15 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप प्रैक्टिस सेट को आप एंजॉय कर रहे होंगे। जो लोग भी एसएससी जीडी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले भाग में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।